Hello champs, so continuing with our video series on CA Foundation अकाउंटिंग रिलेटेड वीडियोस जिसमें हम कर रहे थे इन्वेंट्रीज चैप्टर और उससे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेंट्री सिस्टम की। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किस तरह के इन्वेंट्री सिस्टम्स फॉलो करती हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये आपका थ्योरी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करती हैं और कुछ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब इनका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप रिलायंस मार्केट में जाते हो, मतलब रिलायंस के स्टोर में जाते हो और आपने 10 मैगी के पैकेट्स खरीदे हैं। तो जब आप बिलिंग के लिए जाओगे तो जब वो आपका बिल बना रहे हैं, जैसे बिल भी बन रहा है साथ ही उनके रिकॉर्ड्स में अपडेट भी हो रहा है, उनके सॉफ्टवेयर में अपडेट भी हो रहा है कि 10 मैगी के पैकेट्स आउट हो चुके हैं, राइट। तो उनके सिस्टम में वो लिंक्ड है, बिल भी बन रहा है और साथ ही 10 मैगी के पैकेट्स इन्वेंट्री में से कम भी हो गए हैं। यानी कि जैसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल रिलायंस मार्केट, उनमें जो भी स्टॉक आता है या जो भी स्टॉक जाता है वो ऑटोमेटिकली उनके सॉफ्टवेयर में अपडेटेड होता है हर वक्त, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप कार बाय करने जाते हैं और आप उससे पूछते हैं, अच्छा इस कार में रेड कलर अवेलेबल है इस वक्त? तो वो कहता है, अच्छा गिव मी 2 मिनट्स, आई गो एंड चेक। तो वो कहाँ जाता है? आपको क्या लगता है, वो गोडाउन में चेक करने जाते हैं या वो अपने सिस्टम में चेक करने जाता है कि रेड कलर अवेलेबल है या नहीं? अपने सिस्टम में जाता है। तो वो भी कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो नॉर्मली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करती हैं, जिसमें कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे हर वक्त आप कभी भी अपना इन्वेंट्री चेक कर सकते हो कि कितना इस वक्त हमारे पास स्टॉक है। वहीं नॉर्मली जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर के पास वाले एक छोटे से ग्रॉसरी स्टोर में जाते हो और उससे पूछते हो, अच्छा लेट्स से डव का शैम्पू मिल जाएगा? तो वो कहेगा हाँ जी मिल जाएगा। फिर 5 मिनट ढूंढ के बोलेगा नहीं सॉरी है ही नहीं। तो वो कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। फिजिकली वो देखते हैं, उन्होंने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं रखा हुआ जिसमें वो चेक करके बता पाएं, राइट। सो आई होप आप थोड़ा सा समझे कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे हर वक्त आपको स्टॉक की इंफॉर्मेशन रहती है। और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम नॉर्मली छोटी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं और आपको हर वक्त स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। अब आप बताइए किस में इन्वेंट्री के ऊपर बेटर कंट्रोल है? मतलब अगर कोई चोरी हो गया इन्वेंट्री, कोई खराब हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो किस में आपको पता रहेगा? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन भी होती होगी स्टॉक की कुछ टाइम बाद, क्योंकि ऑडिट तो करना ही है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में वो देखेंगे, अच्छा सॉफ्टवेयर तो इतना दिखा रहा है और फिजिकल में इतना आ रहा है, तो ये कुछ प्रॉब्लम वाली बात है, देयर इज सम लेट्स से थेफ्ट ऑफ स्टॉक, राइट। तो इसमें कंट्रोल रखना ईजी है। बट पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में, जैसे छोटी ग्रॉसरी स्टोर की बात की, 1-2 पैकेट्स इधर उधर हो गए, कुछ पता ही नहीं लगा, राइट। तो इन्वेंट्री का कंट्रोल रखना इतना इसमें पॉसिबल नहीं है, इन्वेंट्री पे कंट्रोल नहीं होता है। ये भी आप बता सकते हैं कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ज़्यादा एक्सपेंसिव होता होगा और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इनएक्सपेंसिव होता होगा, राइट। तो इस पे आपको एक थ्योरी क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है, डिफरेंस की फॉर्म में भी प्रिपेयर करना है। आपके मॉड्यूल में भी आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। सो गो एंड फर्स्ट रीड दैट। ओके चैम्प्स, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो है इन्वेंट्री स्टेकिंग। जैसे आप इसको समझें कि आप अपने स्टॉक को फिजिकली काउंट कर रहे हो। स्टॉक को फिजिकली काउंट करना भी तो ज़रूरी है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आप ऑडिट करते हो, तो स्टॉक को फिजिकली काउंट करना आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़रूरी है। चेक करना कि कोई थेफ्ट तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा स्मगलिंग तो नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें देखने के लिए आप स्टॉक की काउंटिंग करोगे फिजिकली। अब ईयर एंड पे तो डेफिनेटली करोगे ही, राइट। सो जैसे मान लीजिए आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, बट जो स्टॉक टेकिंग है वो हो सकता है कुछ टाइम पहले, 1 हफ्ता पहले ख़त्म कर दी हो, या हो सकता है वो थोड़ा टाइम बाद में भी चली हो अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो जो स्टॉक टेकिंग है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आप 31 मार्च को ही सारे बैठ के करोगे। वो हो सकता है कुछ टाइम पहले पूरी हो गई हो फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने,
से या कुछ टाइम बाद तक भी चल रही हो। तो दो सिनेरियोज में देखिए क्या करना है। सपोज आपकी स्टॉक टेकिंग, आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल काउंटिंग 26 मार्च को खत्म हो गई है, बट आपको 31 मार्च को फिजिकल स्टॉक बताना है। तो आप इस टाइम में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको सेपरेटली एडजस्ट करके 31 मार्च का स्टॉक बता सकते हो। मान लीजिए इस टाइम में कोई सेल हुई है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, परचेज हुई है तो ऐड कर दो, राइट। तो आप 31 मार्च को स्टॉक बता सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेट्स से आपकी जो स्टॉक टेकिंग है वो खत्म हुई है 7 अप्रैल को, पर आपको स्टॉक बताना है 31 मार्च को, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, और इस दिन पे आप स्टॉक बता सकते हो। अब पीछे कैसे जाएंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। अगर इस पीरियड में कोई परचेज हुई है स्टॉक की, तो वो इस टाइम तो था नहीं, और आपको स्टॉक की वैल्यू ये वाली दी होगी, इस वैल्यू से आपको इस वैल्यू पे जाना है, और इस टाइम में कुछ परचेज हुई है, तो ऑब्वियसली पीछे जाने के लिए आप परचेजेस को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। आई थिंक ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगेन आपको ये स्टॉक दिया हुआ है और आपको ये स्टॉक बताना है, और इस टाइम में आपको कोई सेल्स दी हुई है कि इस पीरियड में कोई सेल्स हुई है। अब अगर इस दिन का स्टॉक बताना है तो उन सेल्स को आप ऐड कर दोगे। आई थिंक अगेन दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। हम पीछे जा रहे हैं, राइट। और अगर हम आगे जा रहे हैं तो जैसे मैंने बोला सिंपली फिर तो परचेज को ऐड कर दो। अगर स्टॉक कोई खरीदा है, कोई सेल किया है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि आपको यहाँ तो 7 अप्रैल का स्टॉक दिया होगा और कहेंगे कि इन्वेंट्री टेकिंग इस दिन खत्म हुई है, बट हमें 31 मार्च का स्टॉक बताओ। तो आप पीछे चले जाओगे, ठीक है, सोच के माइंड में आप शो करोगे अपनी स्टेटमेंट में। या फिर आप अगर इस दिन स्टॉक टेकिंग खत्म हुई है 26 मार्च को और आपको 31 मार्च का स्टॉक बताना है, तो आप आगे चले जाओगे, राइट। तो इट इज़ क्वाइट ईजी। अब मैं एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं 7 अप्रैल को जो आपको इन्वेंट्री की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 7,85,000, ठीक है। और 31 मार्च को आपको स्टॉक बताना है, ठीक है, 31 मार्च वट एवर ईयर स्टॉक बताना है। अब इस पीरियड में आपको परचेजेस दी हुई हैं, लेट्स से 1,53,000 की, और इसी पीरियड में आपको सेल्स दी हुई है लेट्स से 2,50,000 रुपीज़ की, और कहा हुआ है कि जो प्रॉफिट है दैट इज 25% ऑफ कॉस्ट। अब आपको पता है अगर मैं स्टॉक में वैल्यू देख रही हूँ किसी चीज़ की, तो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट तो आपको फॉलो करना ही है। ध्यान से सुनिएगा। अब 7 अप्रैल को आपको इन्वेंट्री दी हुई है 7,85,000, बट मुझे पीछे जाना है और मुझे 31 मार्च की इन्वेंट्री बतानी है। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए कि ये जो परचेजेस आपने इस पीरियड में किया उसको क्या करना चाहिए, आप बताइए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तो ये वाले जो परचेजेस थी तो वो तो थी नहीं, तो इस स्टॉक में ये परचेजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बट पीछे जाने के लिए इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जो सेल्स हैं, जो इस पीरियड में सेल्स हुई हैं, हम पीछे जा रहे हैं, इस दिन का स्टॉक चाहते हैं तो सेल्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि इस दिन तो वो सेल्स थी नहीं। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। बट सेल्स की कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, 2,50,000 नहीं, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, हमें इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ओके, सो हाउ विल वी डू इट, तो हम ऐसे कहेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 7 अप्रैल, वो आपको दिया हुआ है जैसे 7,85,000, ठीक है। इसमें हमने परचेजेस को सब्ट्रैक्ट कर दिया विच इज 1,53,000, और हमने सेल्स को ऐड कर दिया, बट ध्यान दीजिएगा सेल वैल्यू नहीं, उसकी कॉस्ट। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट का मार्जिन 25% ऑफ कॉस्ट, जिसको हम 1/4 ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हैं। चैम्प्स एक शॉर्टकट होता है, आई होप आपको पता है, 1/4 ऑफ कॉस्ट इज 1/5 ऑफ सेल्स। अगर आपको नहीं पता है कमेंट करके बताइए, फिर मैं उसको भी किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी।
तो यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो 1/4 ऑफ कॉस्ट है, बट अगर मुझे सेल वैल्यू का देखना हो तो वो 1/5 ऑफ सेल्स वैल्यू है। तो 2,50,000 में से 1/5 तो प्रॉफिट की वैल्यू है विच इज 50,000। तो यानी सेल्स की वैल्यू देखें, यानी सेल्स की कॉस्ट अगर देखें तो वो 2,50,000 माइनस 50,000 है, यानी 2 लाख है। सो चैम्प्स, आपको अपने स्टॉक की वैल्यू मिल जाएगी 8,32,000। किस दिन मिल जाएगी? हम पीछे जा रहे थे तो 31 मार्च को। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च। तो देखिए वैसे तो बड़ा सिंपल है, आप पीछे जा सकते हैं या आगे जा सकते हैं, लॉजिकली माइंड में सोच के आप इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे सेल में मैंने बताया कि अगर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड है तो उसको हटा के आपने यहाँ पे लिखना है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके चैम्प्स, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, तो एक बार पढ़ते हैं इसमें क्या पूछ रहे हैं वो आपसे। A trader prepared his accounts on 31st March each year. Due to some unavoidable reasons, no inventory taking could be possible till 15th April 2017, on which date total cost of goods in his godown came to 5 lakh. तो ड्यू टू सम रीज़न 31 मार्च को इन्वेंट्री टेकिंग नहीं हो पाई, तो 15 अप्रैल को इन्वेंट्री टेकिंग खत्म हुई है और उस दिन हमारे गोडाउन में जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट निकल के आई है 5 लाख रुपीज़। The following facts were established between 31st March and 15th April. I think आप समझ पा रहे हैं कि 31st मार्च और 15th अप्रैल के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको हमें एडजस्ट करके 31st मार्च की इन्वेंट्री फाइंड करनी है। देखो, you are required to ascertain the value of inventory as on 31st March. तो I'll just show you in the timeline also. तो 15th अप्रैल को स्टॉक टेकिंग खत्म हो पाई और उस दिन हमारे इन्वेंट्री की वैल्यू गोडाउन में आई है 5 लाख रुपीज़, बट हमें 31st मार्च की वैल्यू चाहिए। तो इस पीरियड में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, हम पीछे जा रहे हैं, इस पीरियड में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको हमें एडजस्ट करना है, राइट। किस तरह की ट्रांजैक्शंस हुई हैं? जैसे सेल्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, और जो गुड्स हैं वो प्रॉफिट पे सेल हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा आपको कॉस्ट लेनी है उसकी अगर आप स्टेटमेंट बना रहे हैं। स्टेटमेंट जैसे कि अभी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बनाई थी, बट मैं एक और तरीके से आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर भी 31 मार्च का स्टॉक निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर आप इस पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं, सिर्फ इस पीरियड का, तो जो आपका ओपनिंग स्टॉक निकलेगा उस ट्रेडिंग अकाउंट में वो इस दिन का स्टॉक होगा। क्यों? हम मान लेते हैं ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, हम इस पीरियड का अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना दें तो भी हमें ये वाला स्टॉक मिल सकता है। आप स्टेटमेंट से बना के देखेंगे। मैं एक बार आपको ट्रेडिंग अकाउंट वाला तरीका भी बता दूं। ICAI दोनों तरीके, दोनों मेथड्स को एक्सेप्ट करता है। उसने क्लियरली बताया है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट से भी कर सकते हैं या फिर स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ इतने पीरियड का बना रहे हैं, सिंपल जैसे बनाते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। जैसे यहाँ पे आप सेल्स लिखेंगे और ऑफ कोर्स सेल्स कैश क्रेडिट दोनों लिखनी है। तो क्वेश्चन में 4,10,000 दी हुई है और सेल्स रिटर्न भी दी हुई है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेल्स रिटर्न दी हुई है 10,000 रुपीज़, तो ये हमारी हो गई 4 लाख। उसके बाद आपको इस दिन का स्टॉक दिया हुआ है ना, उसको आप क्लोजिंग स्टॉक की तरह ले लेंगे, बिकॉज हम सिर्फ इतने पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो इस दिन का दिया हुआ है दैट इज 5 लाख। हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक रिफ्लेक्ट करेगा इस दिन का स्टॉक एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। ओके, परचेजेस भी ऑब्वियसली आप दोनों लोगे, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस अलग अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। तो 50,340। ओके, अब GP, जैसे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने बोला है
कि जो गुड्स हैं उनको आप 20% प्रॉफिट पे बेचते हो, 20% ऑन सेल्स, यानी सेल वैल्यू जो है उसका 20% आपका प्रॉफिट है। 4 लाख का 20%, 80,000 आपका प्रॉफिट है। वेरी सिंपली लाइक बैलेंसिंग फिगर आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ये वैल्यू निकल के आएगी 7,69,660 रुपीज। वेरी वेरी सिंपल, और यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। बट आप इसको स्टेटमेंट से बना के भी एक बार चेक करेंगे, इतना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए चैम्प्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में लिखा है इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वाज कंप्लीटेड बाय 10th अप्रैल। ओके, सो 10th अप्रैल को इन्वेंट्री टेकिंग कंप्लीट हो पाई, 10th अप्रैल 2016, बट ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 16 को। तो थोड़ा आइडिया तो हमें लग ही गया है कि वो हमें यहाँ की इन्वेंट्री उन्होंने दी होगी और यहाँ की वो पूछ रहे होंगे। अगेन ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना के किया, अब ये मैं स्टेटमेंट से करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। The valuation of which showed an inventory figure of 16,75,000 की इन्वेंट्री है इस दिन हमारे पास। एट कॉस्ट, यस हमें कॉस्ट पे ही चाहिए। ऑन द कंप्लीशन डेट आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब यहाँ से आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग, आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सेल्स दी हुई हैं। सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड फॉर 68,750 रुपीज और प्रॉफिट मार्जिन है 1/3 ऑन कॉस्ट। देखिए 33.33%, 1/3 ऑन कॉस्ट ही होता है। ठीक है, अब आप बताइए, यहाँ पे सेल्स हुई है इस पीरियड में, बट हमें यहाँ की इन्वेंट्री चाहिए। ठीक है, तो इस इन्वेंट्री में हम सेल वैल्यू को, सेल की एक्चुअली कॉस्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे। जो यूनिट सेल हुई हैं उनकी कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? बिकॉज वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। या इस दिन तो सेल नहीं हुई थी ना, तो इस पीरियड में सेल हुई है और हमें यहाँ का स्टॉक चाहिए, तो हम इसमें ऐड कर देंगे। और कॉस्ट वैल्यू ही क्यों ऐड करेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब इसमें से हमें इसकी कॉस्ट कैसे पता लगेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब ये तो सेल वैल्यू है, तो अगेन 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेल्स, मतलब इसका 1/4 इसमें प्रॉफिट है। अभी देखेंगे, आगे देखते हैं। परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री अमाउंटेड टू 90,000 एट कॉस्ट लेस 10%। राइट, परचेजेस दी हुई हैं इस पीरियड की, बट हमें तो इस पीरियड पे वापस जाना है, तो हम परचेजेस को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके चैम्प्स, तो परचेजेस को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। राइट, और ध्यान दीजिएगा 90,000 एट कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस करके परचेजेस वैल्यू लेंगे तो दैट वुड बी 81,000 रुपीज। आगे देखते हैं चैम्प्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री एट द मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। राइट चैम्प्स, सो मार्कअप आप समझते हैं कि उस वैल्यू में प्रॉफिट इंक्लूड करके बताया हुआ है। ठीक है, सेल्स रिटर्न मतलब कुछ सामान वापस आ गया हमारे पास, जो हमने बेचा था वो वापस आ गया, तो हम तो यहाँ पे जा रहे हैं, तो ये जो स्टॉक वापस आ गया है ये यहाँ पे तो था नहीं, इस दिन तो था नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड वापस आया है, तो इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट सेल्स रिटर्न को। बट ध्यान दीजिएगा इसकी कॉस्ट को, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है मार्कअप के साथ, यानी प्रॉफिट के साथ दिया हुआ है, बट हमें तो कॉस्ट चाहिए उसकी। आगे देखते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट there were certain very old slow moving items costing 11,250 which should be taken at 5,250 to ensure disposal to an interested customer। जब स्टॉक टेकिंग खत्म हुई तो हमने एक बात रियलाइज की है कि हमने ना एक इन्वेंट्री की वैल्यू को
11,250 पे लिया हुआ है, जबकि उसकी सही वैल्यू 5250 है, 5250 है। तो अब इसमें कोई पीरियड की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि हमने एक चीज़ ये रियलाइज़ की कि एक इन्वेंट्री की वैल्यू, कुछ स्टॉक की वैल्यू 11,250 शो की हुई है, बट 5,250 शो करनी चाहिए। तो अब हम अपनी गलती को ठीक कर देंगे, जो एक्सेस वैल्यू दिखाई हुई है उसकी यानी 6,000, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम कहेंगे कि ये हमने ओवर वैल्यू दिखाई हुई है, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी मैं पूरा स्टेटमेंट बनाऊंगी, आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा है ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 वर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डेट डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर, यानी कि जिस दिन हमने कस्टमर को सामान देना था उसके कुछ दिन बाद हमें सप्लायर से सामान मिला। As a result, the customer refused to take delivery and net realizable value of the goods was estimated to be 12,500। क्योंकि कस्टमर की डेट से आगे निकल के हमने कस्टमर को ऑफर किया, उसने कहा मैं नहीं लूँगा अब ये सामान, और उसकी अब नेट रिलाइजेबल वैल्यू है स्टॉक की 12,500। ध्यान दीजिएगा, अगेन इसमें कोई डेट की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमने कोई वैल्यू दिखाई हुई है गुड्स की अपनी बुक्स में 15,500, बट अब फिलहाल उसकी जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू है वो 12,500 है। इस दिन पे हमने बुक्स में क्या वैल्यू दिखाई हुई है, हमने 15,500 दिखाई हुई है, बट उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू इस दिन पे है 12,500। तो हमें किस पे वैल्यू करना होता है, हमें तो लोअर पे वैल्यू करना होता है। कॉस्ट है उसकी 15,500 बट नेट रिलाइजेबल वैल्यू है 12,500। तो हमने ज़्यादा दिखाई हुई है कुछ वैल्यू, कितनी ज़्यादा दिखाई हुई है 3,000, तो 3,000 की वैल्यू को हमें कर देना चाहिए सब्ट्रैक्ट, तब जाके हमारे स्टॉक की वैल्यू अच्छी ठीक ठाक निकलेगी। ओके चैम्प्स, अब हम अच्छे से स्टेटमेंट बना देते हैं और हम अपने इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इसके क्वेश्चंस, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में और भी मिल जाएंगे, सो प्लीज डू दैट एज होमवर्क। एज ऑन 31st March 2016, राइट। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। पहले तो ऑफ कोर्स हम वो वैल्यू लेंगे जो हमें दी हुई है 10th April को। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 10th April, दैट वाज 16,75,000। ठीक है, अब जो हमने डिसाइड किया था कि सेल वैल्यू को हम ऐड करेंगे, बट सेल की कॉस्ट को, राइट, ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको बताना है बच्चे, हमें सेल वैल्यू दी हुई है 68,750 और जो प्रॉफिट है वो 1/3 ऑफ कॉस्ट है या 1/4 ऑफ सेल वैल्यू है, यानी 68,750 का 1/4 प्रॉफिट है जो हमें सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है 68,750 में से। ओके चैम्प्स, तो थोड़ा राउंड ऑफ करके आ जाएगा 51,560 रुपीज़। आगे देखते हैं। उसके बाद हमने जैसे डिसाइड किया था कि परचेजेस की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आई है वैल्यू दैट इज 81,000। यस, ओके। उसके बाद सेल्स रिटर्न की कॉस्ट वैल्यू को भी हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, और मार्कअप दिया हुआ है यानी प्रॉफिट जोड़ के दिया हुआ है 3,000 की वैल्यू दी हुई है, मार्कअप वैल्यू दी हुई है। तो प्रॉफिट क्या होगा, अगेन वही होगा जितने पे बेचा था, 1/3 ऑफ कॉस्ट या फिर 1/4 ऑफ सेल्स। तो ये हम लिख देंगे 2,250 रुपीज़। उसके बाद हमने कहा था कि एक 6,000 की कुछ हमने वैल्यू एक्स्ट्रा दिखाई हुई है और एक 3,000 की कुछ वैल्यू हमने एक्स्ट्रा दिखाई हुई है, उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। लॉस on account of slow moving inventories, that was 6,000। एंड एक और हमने वैल्यू जो एक्स्ट्रा दिखाई हुई है क्योंकि उसकी जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू थी वो कम थी, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, दैट वाज 3,000। तो हमने अपने स्टॉक की वैल्यू पूरी ठीक भी कर दी है और 31st March तक भी उसको हम ले आए हैं। नाउ दिस इज द फाइनल वैल्यू, दिस विल कम आउट टू 16,34,310 rupees. So this is value of inventory
is on 31st March 2016. राइट चैम्प्स, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एज आई टोल्ड यू, आपको मॉड्यूल में ही कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चंस. यू प्लीज प्रैक्टिस ऑन दिस कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. मेहनत करते रहिए, कोई आपको सीए बनने से नहीं रोक सकता है. इफ़ यू हैव द डिटर्मिनेशन, इफ़ यू वर्क रियली रियली हार्ड. मेहनत तो देखो करनी ही पड़ती है जीवन में, कुछ भी बड़ा अगर आप करना चाहते हैं. राइट, सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए.